हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है, इसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से कम समय में आपको समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ग्लोब पर भारत की स्थिति के बारे में। फ्रेंड्स, उसके बाद जानेंगे अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, फुल डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, भारत की स्थिति को हम यहाँ पे दो तरह से जानेंगे। विश्व में भारत की स्थिति क्या है और महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे विश्व को लेकर के भारत की स्थिति क्या है। तो देखिए, विश्व में जो भारत की स्थिति है वो अक्षांशीय दृष्टि से निर्धारित की जाती है और देशांतरीय दृष्टि से निर्धारित की जाती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं अक्षांशीय स्थिति के बारे में। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीच में एक रेखा खींच देते हैं जिसे हम 0 डिग्री कोण बनाते हुए जीरो अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ये जो अक्षांश रेखा है ये बीचों बीच खींची जाती है और इसी रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। दोनों कुछ भी समझ लीजिए, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है इसी रेखा को और विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो विषुवत रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। जो उत्तर की तरफ होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और जो दक्षिण की तरफ होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब यहाँ हमें अक्षांश रेखा के बारे में जानना है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है और भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की कोणात्मक दूरी को भी ये प्रदर्शित करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो ध्रुव के मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर खींची जाती है, यानी ध्रुवों से लेके मतलब बीचों बीच से ध्रुवों की तरफ खींची जाती है, वो सभी जितनी भी रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब आइए इनकी संख्या की बात करें कि आखिर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल 179 अक्षांश रेखाएं हैं, यानी 179 अक्षांश रेखाएं हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर बनता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो ये आपको याद कर लेना है। अब आइए जानते हैं कि आखिर अक्षांश रेखा की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों है इसका महत्व। तो देखिए, दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ही अक्षांश रेखा की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद है कटिबंधों का निर्धारण भी जो होता है वो भी अक्षांश रेखा से होता है। अब आइए जानते हैं आखिर फिर ये कटिबंध ही क्या होते हैं। तो देखिए, दो अक्षांशों के बीच जो दूरी होती है, बीच में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यही कटिबंध कहलाती है। और इनकी जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर के बराबर होती है, यानी दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। ध्यान देना, कभी कभी पूछा जाता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि जब हम 0 अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए, पहला परिवर्तन क्या होगा, अगर हम क्या कहते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी होगी। दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन ये होगा कि जो दिन और रात की अवधि है ये बढ़ेगी। जैसे जैसे हम जाएंगे दिन भी ज़्यादा बड़े होंगे और रात जब होगी तो वो भी रात मतलब रात भी बड़ी होगी। यानी इसी तरह से आप सुने भी होंगे या जानते भी होंगे कि ध्रुवों पर 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन होती है, यानी दिन रात की जो अवधि है वो बढ़ती जाती है। तीसरा जो परिवर्तन है वो जैव विविधता में कमी होगी। जाहिर सी बात है, जब ध्रुवों की ओर हम जाएंगे तो वहाँ पे तो हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो जिसके कारण वहाँ पे पेड़ पौधों पे भी इसका असर पड़ता है, वहाँ के जो ऊपर भी असर पड़ता है। तो इसी वजह से जैव विविधता में भी कमी पाई जाती है। और यहाँ पे अक्सर ध्रुवों पे बर्फ भी जमी रहती है। जब भाई तापमान में कमी होगी तो बर्फ जमेगी ही, इसी कारण जैव विविधता भी होती है वहाँ पे। आइए अगली बात करते हैं देशांतर रेखा की। तो देखिए, भूमध्य रेखा के लंबवत
काल्पनिक खींची गई रेखाएं होती हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी बनाती हैं। आप जान रहे होंगे जो अक्षांश रेखा थी ये क्या कहते हैं, समांतर खींची गई थी, और जो देशांतर रेखा होती है वो ऊपर नीचे यानी लंबवत खींची जाती है। यही दोनों में डिफरेंस है, आप यहाँ पे भी ध्यान देना। अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो लंबवत खींची जाती हैं। अब देखिए देशांतर रेखा का उपयोग किस लिए होता है, तो देखिए जो देशांतर रेखा होती है इसका उपयोग जो होता है वो समय ज्ञात करने के लिए होता है। अब मान लीजिए कोई घड़ी है, समय बताने के लिए 360 डिग्री उसे घूमना पड़ता है, तो यहाँ पे जो देशांतर रेखाएं हैं इसी के अनुसार आप जान लीजिए कि इनकी भी संख्या 360 है। जान लीजिए, आराम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि देशांतर रेखाएं 360 हैं। अब देखिए 1 डिग्री जो देशांतर होती है वो 4 मिनट के बराबर होती है। जान लीजिए 1 डिग्री जो देशांतर होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने लायक है कि ये जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री पर खींची गई है, उसी को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो बीचों बीच है एकदम पॉइंट पे, ध्रुवों पे, वही ग्रीनविच रेखा होती है। इसी ग्रीनविच रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, और ये लंदन से होकर गुजरती है और पूरी विश्व की जो समय की गणना की जाती है, ध्यान देना, विश्व की जो समय की गणना की जाती है इसी ग्रीनविच रेखा से की जाती है। देखिए यहाँ पे एक बात और भी समझने लायक है कि हर देश का अपना एक मानक समय होता है और उसी के आधार पर वो देश अपने देश का जो समय है वो निर्धारित करता है। तो यहाँ पे हम भारत के विषय में पढ़ रहे हैं तो हम भारत के विषय में जानेंगे कि इसी तरह से हमारे भारत में भी है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वो, जो भारत के बीचों बीच गुजरती है, और ये भारत के प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, और यहीं पे भारत की मानक समय रेखा है, और जो भारत की समय की गणना की जाती है यहीं से की जाती है। लेकिन जो विश्व की समय की गणना की जाती है वो ग्रीनविच रेखा से की जाती है। यहाँ पे ध्यान देना, विश्व की बात है तो ग्रीनविच रेखा है, और भारत की बात है तो प्रयागराज नैनी के पास एक रेखा है जो कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। अब ये तो रही बात अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की। अब आइए इसी आधार पे भारत की स्थिति को जान लेते हैं। तो देखिए ये ग्लोब है और इसके बीचों बीच भूमध्य रेखा खींची गई है, आप देख सकते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध है और जो नीचे की तरफ है ये दक्षिणी गोलार्ध है, और इसके बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय से बात करें देशांतरीय दृष्टि से तो ये भूमध्य रेखा है, और इसके लंबवत एक देशांतर रेखा खींची गई है जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। बीचों बीच एक तरफ पूर्वी गोलार्ध हुआ और दूसरी तरफ जो ये हुआ पश्चिमी गोलार्ध हुआ। अब अभी आपने पढ़ा होगा कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो इस हिसाब से हमारे भारत की स्थिति भी यही होगी, यानी हमारा भारत भी यहीं पे होगा। अब इस तरह से अगर देशांतरीय दृष्टि से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर अब दोनों ये जो मैप बना हुआ है अगर दोनों को आपस में मिला दिया जाए और ये पूछा जाए कि ग्लोब पर भारत की आखिरी स्थिति क्या है, तो इस हिसाब से आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये रही बात ग्लोब पर भारत की स्थिति को लेकर। फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमने सारे कवर कर रखे हैं। साथ ही आपको हमने अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, इसको भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।